एक ही वीडियो में तीनों विषयों का उत्तर राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरफराज एसआर के। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये क्लास 12 स्टूडेंट के लिए यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एग्ज़ाम से पहले ही मॉडल सेट जारी हुआ था और बाद में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल सेट आर्ट्स स्टूडेंट के लिए सेट 2 भी निकाला था। तो मैंने अपने चैनल पर सेट 1 का सारी वीडियो सॉल्यूशन के साथ डाल दिया था, लेकिन सेट 2 का कुछ भी हम नहीं डाले थे, सिर्फ एक ही वीडियो उसमें हिस्ट्री का आया था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो आर्ट्स स्टूडेंट के मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है सेट 2 के सारे आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो और जियोग्राफी। तीनों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में आपको पूरा आंसर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे खास बात कि क्लास 12 के सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी और पेन तैयार रखें, ताकि हम जितने भी आंसर आप लोग को बताएंगे वो सब आंसर आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर सके। ठीक है, तो ये रहा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के आंसर। एक बार और बता दें, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 2 का, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट का 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरा आंसर दे देंगे। और किसमें क्या क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी है वो सब भी आपको बता देंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात कि पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग सही सुन रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक मॉडल सेट 2 का जितना भी है आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। तो यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस सेट 2 का। इसके बाद जैसे ही पॉलिटिकल साइंस खत्म होगा उसके बाद आपका जियोग्राफी और फिर हिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस सेट 2 का पहला क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, 1955, 1965, 1949 या 1956। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1955। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 2 नंबर, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है 4, 1960, 1961, 1962 या 1964। इसका राइट आंसर होगा बी 1961। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया था 1990-91 में, तो उस समय रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? ठीक है, इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 है इसमें, ब्रिजनेव, एल्त्सिन, पुतिन या लेनिन। इसका राइट आंसर होगा एल्त्सिन। कौन था? एल्त्सिन जो था वो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बना था। ठीक है, नाम है उसका एल्त्सिन, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, स्थापना पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन है, 1957, 1948, 1955 या 1991। इसका राइट आंसर होगा 1948। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1948। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सदस्य नहीं है आसियान का। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बता दें कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये तीनों ही आसियान का सदस्य है, लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन आंसर भी आपको हम इसमें बता रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी या अपना दल। देखिए ये सवाल थोड़ा सा आउट आया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर हम लोग इसको रिसेंटली ये क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है कि नई राजनीति का प्रतिनिधित्व, ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं सही आंसर इसका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हम यहाँ मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए वो आम आदमी पार्टी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी ये सब बहुत पुराना पार्टी है।
ठीक है। और इसमें आपका आम आदमी पार्टी है जो नई नई पार्टी बनी है और खुद को नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा जिसको भी आता होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, हरित क्रांति का संबंध है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन हरित क्रांति से संबंध रखता है? स्वामीनाथन, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा स्वामीनाथन। क्या होगा? हरित क्रांति का जो संबंध है वो स्वामीनाथन से है। ये नंबर आंसर स्वामीनाथन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझाएंगे, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, 4 ऑप्शन है, भाषा, सरकार, संविधान या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप लोग बता दें, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दौरान भारत 2 टुकड़ों में बंट गया था, ठीक है। 1947 में भारत 2 टुकड़ों में बंट गया था, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना था। तो भारत जो था, भारत के सामने एक राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी। तो चुनौती जो था उसमें आपका आंसर आता है उसमें एकता, लोकतंत्र और समूचे देश का विकास। लेकिन इनमें से कोई भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ना ही एकता है, ना ही लोकतंत्र है, ना ही समूचे देश का विकास, ठीक है। इसीलिए इनमें से क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका अगर आपका एकता, लोकतंत्र और समूचे देश का विकास आता तब वो आंसर होता, लेकिन इसमें कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठन का निर्माण किया? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक संगठनों और समझौतों का निर्माण किया था? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो अमेरिका जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने शीत युद्ध के दौरान 2 अलग अलग सैनिक संगठन बनाया था। ठीक है, तो जो सोवियत संघ बनाया था उसका नाम है वार्सा पैक्ट और जो अमेरिका बनाया था उसका नाम है नाटो। इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, नाटो, सीटो, सेंटो या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा नाटो। क्या होगा इसका राइट आंसर? नाटो। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ जो था, ठीक है, उसमें कितने संघीय गणराज्य थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12, 15, 10 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा 15। ठीक है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो आंसर राइट आंसर होगा 15। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? ठीक है, इसमें एक सवाल है, रिसेंटली सवाल है कि भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, उन्होंने 2 जून 2015 में एक पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी। उस देश का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हम आंसर बता देते हैं। कुछ ऑप्शन है बेलारूस, रशिया, यूक्रेन या तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा बेलारूस। बेलारूस वो देश है जिसमें प्रणब मुखर्जी ने यात्रा की थी 2015 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से झारखंड बोर्ड से रिलेटेड, चाहे वो DLED हो, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे 11th हो, 9th हो या 12 हो, हर तरह के अपडेट और न्यूज़ हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आता रहता है, चाहे मॉडल सेट हो या कोई भी चैप्टर अभी और ज़्यादा आने वाला है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एजुकेशनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अभी जो चल रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है जो कि सेट 2 का है। इसके बाद जियोग्राफी का चलाएंगे और फिर उसके बाद हिस्ट्री का, मतलब एक घंटे में ही आपका सेट 2 कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? सवाल है कि जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो 4 ऑप्शन है, के कामराज, निजलिंगप्पा, इंदिरा गांधी या गुलजारीलाल नंदा। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा निजलिंगप्पा। क्या होगा राइट आंसर? निजलिंगप्पा 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? जैसा कि आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 1975 में आपातकाल लागू कर दी थी।
तो आपातकाल के दौरान बहुत सारी ज़्यादती भी हुई थी, तो इस दौरान जो जांच करने का जिम्मा दिया था कि कौन सा आयोग को दिया था। 4 ऑप्शन है, लिब्रायन आयोग, शाह आयोग, कृष्णा आयोग या ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानव अधिकार आयोग। इसका राइट आंसर होगा शाह आयोग। क्या होगा? शाह आयोग है जिसको आपातकाल के दौरान जो भी ज़्यादती हुई थी उसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? ठीक है, 1952 से 67 के बीच पूछा गया है। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल। देखिए इनमें से आपका राइट आंसर होगा कांग्रेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि 1952 से 67 के बीच, क्योंकि जब देश आज़ाद के बाद पहली बार चुनाव हुआ था तो चुनाव के लगातार 3 बार कांग्रेस ने ही अपना सरकार बनाया था। भारतीय राजनीति में पार्टी वही एक था जो सरकार बना रहा था। तो 1952 से 67 के बीच जो आंसर होगा भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व था, तो कांग्रेस पार्टी का। अगला देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? ठीक है, कौन सी ऐसी रेखा है, मतलब उस रेखा का नाम क्या है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? ठीक है, बॉर्डर लाइन जो करती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर रेड क्लिफ लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, सी नंबर आंसर रेड क्लिफ लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बहुत किसी को आता है कोई आंसर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री के आपके सामने 4 ऑप्शन है, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर या लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, वही है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको कुछ बताएंगे। भारत में वर्तमान में पूरे देश में 2 मुख्य पार्टी की गठबंधन सरकार चला रही है। एक अभी जो वर्तमान में है बीजेपी, और इससे पहले जो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन है उसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए कहा जाता है। जबकि बीजेपी के गठबंधन को बोला जाता है संयुक्त प्रगतिशील। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम, और एक है समाजवादी पार्टी। जिसका राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बोला जाता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जबकि बीजेपी के जो गठबंधन है उसको बोला जाता है एनडीए, यानी क्या बोला जाता है उसको? एनडीए, राजग बोला जाता है हिंदी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? ठीक है, मंडल आयोग जो है उनके सिफारिशों को जो 1990 में लागू हुआ था, तो कौन से प्रधानमंत्री ने लागू किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, राजीव गांधी या नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर होगा वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, बी नंबर आंसर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब आपातकाल लागू था, मतलब आपातकाल जब चल रहा था देश में 1975 से लेकर 1977 के बीच, इस दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, सी नंबर आंसर होगा। आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका राइट आंसर सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल के लिए एक योजना बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना किया गया था। तो उस आयोग का नाम पहले था, क्या था उसका नाम पहले? योजना आयोग। लेकिन उसको बाद में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया है। तो उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो
योजना आयोग नाम था, उसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था। और इसका नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, सी नंबर। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देख लेते हैं 21 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? मतलब कानून मंत्री। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, मौलाना आज़ाद, बीजी खेर, बी.आर. अम्बेडकर, गोविंद बल्लभ पंत। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बहुत किसी को आता है ये सब क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था? जो हमारे संविधान के रचयिता थे। तो हमारे संविधान को रचयिता कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर, सी नंबर आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अभी हाल में सरकार, वर्तमान में सरकार चला रहे देश में, केंद्र में, उस भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी, मुरली मनोहर जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? देखिए 370 जो अनुच्छेद है वो एक भारत के एक राज्य में विशेष अधिकार दिया गया था, जो कि वर्तमान केंद्र सरकार उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, वहाँ से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो सिक्किम से था, महाराष्ट्र से था, या नागालैंड से था, या जम्मू कश्मीर से था। तो इसका राइट आंसर, सबको बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बहुत किसी को आता है ये सब आंसर, क्योंकि वर्तमान में ये सब चल रहा था। ठीक है, मुद्दा। अगला देख लेते हैं 24 नंबर 24। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? इनमें से 4 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका 2000 में निर्माण नहीं हुआ था? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या मिजोरम। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों का निर्माण जो है वो 2000 में ही हुआ था। बाकी जो मिजोरम है, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम, क्योंकि उस मिजोरम 2000 में इसका राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? 1948 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, या पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषणा को अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। नए स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? ठीक है, नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, तृतीय विश्व, पिछड़े देश, विकसित राष्ट्र, या इनमें से सभी, यानी ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए, पिछड़े देश। नौ स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? पिछड़े देश। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? हमारे देश में संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1970, 1972, 1973, 1975। आपको बता दें संवैधानिक संकट से इसका मतलब होता है कि देश में जब आपातकाल लागू हुआ था उसी दौरान संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये कब उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1975। क्या होगा? 1975, यानी 1975 को ही आपातकाल लागू हुआ था देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? 4 ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, या जाकिर हुसैन। आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति जो था उसका राइट आंसर होगा बी नंबर, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1968, 1969, 1970 या 1971। इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए 1969। इसका राइट आंसर होगा 1969, 1969। इसका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ग्रुप बी का भी करवा देंगे आप लोगों और ग्रुप सी का भी करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? 4 ऑप्शन है, बान की मून, कोफी अनान, एंटोनिया गुटरेस, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लिख लीजिए एंटोनिया गुटरेस, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रुप बी के।
तो ग्रुप बी के शुरू करने से आप लोगों को बता देते हैं कि फिर से हम रिपीट करने जाते हैं बार बार कि इस 1 घंटे के वीडियो में आपको तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अभी सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है। उसके बाद आपका जियोग्राफी और उसके बाद फिर हिस्ट्री का भी इसी वीडियो, एक ही वीडियो में सेट 2 के तीनों सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं। और किसी का अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री जियोग्राफी का नहीं है, वो स्किप कर दीजिएगा, बाकी लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके ही काम आएगा। 1 घंटे का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। 1964 में कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ... ने भाग लिया। वो 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1964 में जो कूटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें कौन भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। 2 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। 1955 में पाकिस्तान ... संधि का सदस्य बना। मतलब 1955 में पाकिस्तान किस संधि का सदस्य बना। 2 ऑप्शन है, नाटो या बगदाद पैक्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बगदाद पैक्ट। 1955 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट संधि का सदस्य बना था, जो कि इसके साथ ईरान भी सदस्य बना था। अगला है 33 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ... की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव की नियुक्ति होती है तो किसके अनुशंसा पर। तो 2 इसमें आपका ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सुरक्षा परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद, ठीक है। अगला देख लेते हैं 34 नंबर। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किया था। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किया था। 2 ऑप्शन है, शिमला समझौता या ताशकंद समझौता। तो इसका राइट आंसर होगा ताशकंद समझौता, ठीक है। क्या होगा, ताशकंद समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में समझौता हुआ था और उस पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है। मैंने ... की देन है, किसकी देन है। देखिए सबसे पहले आप लोग बता दें कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, उसी दौरान भारत दो हिस्सों में बट गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये किसकी देन है, ये कौन इसको मांग करता था। तो 2 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने के बाद ... ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। मतलब एक थोड़ा सा अटपटा सवाल दे दिया है, लेकिन थोड़ा इतना आपको यहाँ याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री बना जो संसद एक बार भी नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, 2 ऑप्शन है आपके सामने, राजीव गांधी या चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक बार भी संसद का मुंह तक नहीं देखा, मतलब गया ही नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको उसी तरह का बना के क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। शीत युद्ध काल में नाटो का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। 2 ऑप्शन है, अमेरिका, सोवियत संघ। देखिए इससे पहले आप लोगों को बता दिया है कि अमेरिका ने जो सैनिक गठबंधन बनाया था उसका नाम है नाटो, और सोवियत संघ ने जो बनाया है उसका नाम है वार्सा पैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन। राज्य जो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, फजल अली या मौलाना आज़ाद। जिसका राइट आंसर होगा फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाया गया था उसका नाम है फजल अली। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और सबसे पहली बात आप लोग रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस सुरक्षा परिषद का ... सदस्य है। 2 ऑप्शन है, अस्थायी या स्थायी। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इनमें से जो फ्रांस के बारे में पूछा गया है कि फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का किस तरह का सदस्य है, स्थायी क्या अस्थायी, वो 5 में आता है कि 10 में। देखिए इसका राइट आंसर होगा स्थायी। फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। तो ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। रेल हड़ताल ... में समाप्त हुई। ऑप्शन है 1972 या 1974। तो इसका राइट आंसर होगा 1974। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1974,
ठीक है, तो ये रहा ग्रुप बी, ये और ग्रुप बी का। अब आपको ग्रुप सी के वीडियो, अब जितना भी क्वेश्चन है उसका आप लोगों को हम समझाएंगे, आप लोग बस उसको अपने शब्दों में, अपने भाषा में उसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, चलिए ग्रुप सी के फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सी, देखिए ग्रुप सी के बाद अब सीधा हम लोग चलेंगे जियोग्राफी पर। ठीक है, तो ये जितना भी इसमें 10 आपका क्वेश्चन है, 2-2 मार्क का मिलेगा आपको, तो ये भी थोड़ा सा करवा देता आप लोगों को। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 41 में, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। आप लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोग बस अपने भाषा में लिखिएगा। शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध का अर्थ है मतलब 1945 से लेकर 90 के दौरान पूरा विश्व जो था 2 गुटों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच युद्ध जैसी हालात तो था, लेकिन कभी युद्ध हुआ नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध हुआ नहीं। इसी को बोला जाता है शीत युद्ध। मतलब एक ऐसा समय जब दोनों गुटों के बीच टकराव था और युद्ध की स्थिति भी था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं हुआ। इस परिस्थिति को बोला जाता है शीत युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। देखिए आपको बता देते हैं पहले, गुट निरपेक्षता क्या है और तटस्थता क्या है। गुट निरपेक्षता जो है वो अलग से गुट बनाना, और तटस्थता मतलब होता है पूरी तरह से अलग रहना। ये दोनों उसका मतलब हुआ। अब आपको समझाते हैं कि इसका अंतर क्या है। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत नए नए देश था, भारत के सामने ऐसे में भी बहुत सारे चुनौती था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती था। तो भारत जब आज़ाद हुआ उस दौरान पूरा विश्व जो था वो 2 गुटों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत दोनों गुटों में से एक गुट में, मतलब भारत को जाने का अवसर था, लेकिन भारत ने क्या किया, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में नहीं गया, वो अलग से गुट बनाया और उस गुट का नाम दिया गुट निरपेक्ष था। और किसके साथ मिलकर बनाया, मिस्र और यूगोस्लाविया के साथ। भारत ने मिस्र और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर एक अलग गुट बनाया और उस गुट का नाम दिया गुट निरपेक्षता। लेकिन गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि अलग रहना। गुट निरपेक्षता जब बना लिया, लेकिन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कभी भी जब भी शांति समझौता हुआ है, उसमें भारत ने गुट निरपेक्षता के द्वारा हमेशा हस्तक्षेप करने की कोशिश किया है, मतलब दोनों देशों में शांति बहाल करने की कोशिश किया है। ये है गुट निरपेक्षता। और इसमें एक और क्वेश्चन है तटस्थता। तटस्थता मतलब होता है पूरी तरीके से किनारा हो जाना, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था। भारत पूरी तरीके से तटस्थ नहीं था, अलग होते हुए भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शांति समझौते की बहाली करने में हमेशा कोशिश किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे। देखिए आपको बार बार बता रहे हैं, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि जो शीत युद्ध चल रहा था पूरा विश्व जो था 2 गुटों में बटा हुआ था, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी गुट का नाम था सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर 44, किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है। क्या वर्चस्व स्थायी है। आपको बता दें जब शीत युद्ध खत्म हुआ था 1990 में, तो उसके बाद सोवियत संघ का भी विभाजन हो गया था। तो सोवियत संघ का विभाजन होने के बाद अमेरिका ही एक अकेला सुपर पावर बनकर रह गया था। इसीलिए किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है, तो आप आंसर लिखिएगा अमेरिका को। ठीक है, तो क्या यह वर्चस्व स्थायी है, क्वेश्चन है आपका कि क्या वर्चस्व स्थायी है। नहीं, क्योंकि जब सोवियत संघ के विभाजन के बाद अमेरिका खुद एक सुपर पावर बन गया, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति को अगर देखेंगे, भारत हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, हर देश अभी अपने आप को बहुत आगे लेकर जा चुका है। ठीक है, चाहे वो आसियान हो, यूरोपियन संस्था हो, इस सभी लोग मतलब सभी देश अब बहुत आगे आ चुका है। इसीलिए वर्चस्व जो है अमेरिका के वर्चस्व को स्थायी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, आप लोग अपने भाषा में इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। फिर से उसी का रिपीट क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। मतलब जब 1990 में सोवियत संघ का जब ये हो गया, मतलब उसका विभाजन हो गया, तो क्या हुआ, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश का दबदबा रहा, वर्चस्व रहा, उस देश का नाम है अमेरिका। तो इसी को बोला जाता है एक ध्रुवीय देश। मतलब पूरे विश्व में सिर्फ 2 जो ध्रुव था, वो एक ध्रुव बर्बाद हो गया, दूसरा ध्रुव ऊंचा उठ गया और एक ध्रुव बन गया, तो इसको बोला जाता है अमेरिका। तो अमेरिका जो था वो एक ध्रुव विश्व का नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? फिर से क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? भारत के प्रधानमंत्री ने जो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था उस शिखर सम्मेलन का नाम है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जो कि 14वां, आप लोग लिख के लीजिएगा कि कौन सा, जो 14वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। और किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर लिखिएगा लाओस की राजधानी वियंतियाने। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए था, तो वो लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुआ था। लाओस की राजधानी वियंतियाने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। देखिए ये थोड़ा मैट्रिक का ही क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से रिपीट कर दिया आप लोगों को 12th क्लास में कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष आप क्या समझते हैं। आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका में ना धर्म के आधार पर ना क्षेत्र के आधार पर, वहाँ पे भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। तो क्या है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषा बोलने वाले दो समुदाय लोग रहते हैं। तो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो अल्पसंख्यक है और सिंहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है। तो वहाँ पे जो तमिल लोग हैं अल्पसंख्यक, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता जा रहा था। तो इसी के लिए वहाँ पे क्या हुआ, एक संघर्ष शुरू हो गया। इसी को बोला जाता है जातीय संघर्ष। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग जितना हम ग्रुप सी का बता रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अपने भाषा में इसको बस आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो क्यों बनाया गया था, उसके क्या क्या उद्देश्य है? 4 उद्देश्य है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट डाउन करते रहिए। पहला उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना। दूसरा मानव अधिकारों की सुरक्षा। तीसरा जीवन स्तर सुधारना। चौथा सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर देना। ठीक है, एक बार और आप लोग के लिए रिपीट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या उद्देश्य है। तो 4 उद्देश्य है। पहला विश्व में युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना। दूसरा मानव अधिकारों की सुरक्षा। तीसरा जीवन स्तर सुधारना। चौथा सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर देना। ठीक है, 4 आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और अभी आपका 49 क्वेश्चन जो है कि देसी रियासतों अथवा रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद में जो उसके साथ है वो बाद में। देसी रियासत क्या है? देखिए भारत में जब अंग्रेज ने राज किया तो उस दौरान भारत प्रत्यक्ष रूप से भारत पर तो राज किया, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में तब भी छोटे मोटे राजा और नवाब लोग रहते थे। ऐसे राजा और नवाब लोग को अंग्रेज पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मतलब उस पर शासन नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को बोला, ऐसे राजा, छोटे मोटे राजा और नवाब को बोला जाता है देसी रियासत। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत जब आज़ाद हुआ तो रजवाड़ों की कुल संख्या जो थी वो थी 562। याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, 562 जो है वो देसी रियासत अथवा रजवाड़ों की संख्या थी स्वतंत्र भारत के समय। और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया? ठीक है, तो ये इसका आंसर, राइट आंसर होगा 2014 को। इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया था? देखिए इसका आंसर आप लोग इससे पहले बता दिया है कि योजना आयोग को नाम उसका पूरी तरीके से उसका समाप्त करके एक नया आयोग बना दिया गया। उसका नाम है उसी को चेंज करके नीति आयोग। और इस नीति आयोग को जो बनाया गया था वो 2014 में, जब देश में बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग इसका रख दिया। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस। तो चले अब शुरू करते हैं सेट 2 मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर भूगोल यानी जियोग्राफी का। ठीक है, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का आपका 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन आप लोगों के लिए करते हैं हम। तो देखिए ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये सब्जेक्ट जो है वो है भूगोल,
जियोग्राफी वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021। ठीक है, इसमें आपको एक बात और बता दें कि इसमें जो पॉलिटिकल साइंस में उसमें क्या है, उसमें फुल मार्क्स आपका 70 है, सॉरी 100 है, लेकिन इसमें जो है 70 है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें आपको 70 मार्क्स में कितना ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव होगा उसमें कर देंगे, और बाकी आपका और भी देख लेते हैं ग्रुप बी का भी। सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रुप ए का, जितना ऑब्जेक्टिव है वो सब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किसने संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? इनमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से किसने संभाववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? लुसियन फेब्रे, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल या हंटिंगटन? तो इसका राइट आंसर होगा इसका लुसियन फेब्रे ने ही संभाववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जियोग्राफी का टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर मिलेंगे। टोटल अगर आप 20 सवाल कर सकते हैं तो आपको 20 का 20 में आपका आंसर इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है? ठीक है, इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आध्यात्मिक खनिज पहचानना है। चूना पत्थर, मैग्नीज, तांबा या लोहा? तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर जो है वो एक आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? मतलब बहुत ही कम है वृद्धि दर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या यूरोप? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यूरोप। यूरोप जो एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही निम्न है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि बहुत ही उच्च का हाई क्वालिटी है, आपका बेस्ट क्वालिटी आपका लौह अयस्क है? 4 ऑप्शन है, हेमेटाइट, सिडराइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। तो इसका राइट जो आंसर होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैग्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? ठीक है, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक। विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? 4 ऑप्शन है, धारावी, तालचेर, झाबुआ या माहिम? जिसका राइट आंसर होगा धारावी, जो कि मुंबई में है और वो एशिया की सबसे विशालतम मलिन बस्ती माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? मतलब भारत में क्या होती है, जितने भी शादी होती है महिलाएं अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, इसको प्रवास बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य या नौकरी? किन कारणों की वजह से महिलाओं का प्रवास सबसे मुख्य कारण है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शादी यानी मैरिज के कारण ही भारत में महिलाओं के प्रवास का एक बहुत मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इनमें से कौन सा कारण जो है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, वन विनाश, पशुचारण, खनन, उपरोक्त सभी। देखिए आप लोग बता देते हैं कि वन विनाश होगा तब भी मृदा अपरदन होगा, पशुचारण होगा फिर भी मृदा अपरदन होगा, खनन होगा फिर भी मृदा अपरदन होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोहा अयस्क, तांबा, अभ्रक या बॉक्साइट? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक के कारण कोडरमा जो है बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड का एक ऐसा जिला है कोडरमा जो अभ्रक के कारण बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 पर, रुको और जाओ
निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई? रुको और जाओ निश्चयवाद, ये जो संकल्पना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है? तो 4 ऑप्शन है, इरेटोस्थेनेज, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल या कुमारी एलन सेम्पल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? मतलब मानव विकास की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये किस विद्वान की देन है मानव विकास का? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर महबूबुल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, फ्रेडरिक रेडजेल या कुमारी एलन सैम्पल। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूबुल हक। मानव विकास की अवधारणा कौन से विद्वान की देन है? तो ये नंबर आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों की कॉपी और पेन तैयार रखें, ताकि आप लोग आंसर को नोट कीजिएगा तो बाद में पढ़ने में और आसानी होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ, किस राज्य में? डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर होगा असम में। ठीक है, असम में जो है वो डिगबोई तेल क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसको तरल सोना कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, जल, पेट्रोलियम, कोयला या पारा। तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसा खनिज है जिसको तरल सोना भी कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। मतलब 4 ऑप्शन है आपके सामने कि जो जितनी सारी उद्योग फैक्ट्री चलता है, वो फैक्ट्री अगर सरकार खुद अपने हाथों में नियंत्रण करे तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो आपको बता देते हैं उससे पहले कि जो हमारे देश में जो कंपनी खुद से किसी भी उद्योग को चलाते हैं तो उसको बोला जाता है निजी क्षेत्र के उद्योग, लेकिन अगर सरकार चलाते हैं तो उसको बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सहकारिता क्षेत्र के उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। आपको अभी बताया है कि जो सरकार खुद अपना उद्योग मतलब हाथों में नियंत्रण करते हैं उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जबकि अगर कंपनी कुछ खुद से करते हैं तो उसको बोला जाता है निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा है जो कि कुटीर उद्योग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। रस्सियाँ बनाना, कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना या रसायन। तो इसका राइट आंसर होगा रस्सियाँ बनाना। क्या होगा? रस्सियाँ बनाना है जो है वो एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचांक है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिस देश का उच्चतम मानव विकास सूचांक है? ऑप्शन है नॉर्वे, भारत, फ्रांस या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉर्वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 18, शोर मतलब नॉइज़ क्या है? अवांछित आवाज़, क्रोध करना, तनाव का स्रोत या उपरोक्त में सभी। देखिए जो शोर होती है ना, वो अवांछित आवाज़ भी है जिससे तनाव का स्रोत भी बनता है और एक क्रोध भी आता है, तो इसीलिए इसको उपरोक्त में सभी, ये आंसर होगा डी नंबर। शोर क्या है? उपरोक्त में सभी है। 2011 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? ठीक है, भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 2011 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो देख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या क्या है? 74, 74%, 66%, 92% और 82%। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 74%, 74। नोट डाउन कर लीजिए। उसके देखिए यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको ग्रुप बी का भी सवाल करवा देंगे। ठीक है, कौन सा राज्य लोहा अयस्क में सबसे धनी है? 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो ऐसा राज्य है जो लोहा अयस्क में सबसे धनी माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 20 सवाल कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी में, जितने भी सवाल है इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 7 क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है, करवा देते हैं। देखिए चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। शिकार और संग्रह कौन सी क्रिया है? डॉट 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 क्रिया है, प्राथमिक या द्वितीयक? देखिए शिकार और संग्रह जो है वो खेती में ही आता है, तो ये कौन सी क्रिया होगा? प्राथमिक। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक। शिकार और संग्रह किस प्रकार की क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है।
21 इसका आंसर है। ठीक है, 22 में इसका क्या आंसर है देख लेते हैं। डॉट 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 बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। मतलब जो सड़क, नदी या नहर के किनारे बस्तियाँ बैठती है, मतलब बस्ती है, वो सब किस प्रकार की होती है, वृत्ताकार या रेखीय। रेखीय होगा क्योंकि लाइन में बस्ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट 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 अनवीकरण ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। मतलब ये दो ऑप्शन आपके सामने, कोयला और हवा, इनमें से कौन सा अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कोयला। क्या होगा इसका राइट आंसर, कोयला। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं, मानव भूतल की उपज है, ये किसने कहा है। एक विद्वान है जिसने कहा है कि मानव भूतल की खोज उपज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एलन चर्चिल सैंपल या फिर हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल ने ही कहा था कि मानव भूतल की उपज है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें कौन से नाम से जाना जाता है, झूम कृषि या गहन कृषि। ठीक है, तो उसको बोला जाता है झूम कृषि। राइट आंसर क्या होगा इसका, झूम कृषि। भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, बूशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। बूशमैन जनजाति समूह कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं, अफ्रीका या एशिया। तो बूशमैन जो जनजाति है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में रहने वाले बूशमैन जनजाति होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। बूशमैन जनजाति कहाँ रहता है, तो अफ्रीका में रहता है। चलिए इसका 27 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको सीधा हिस्ट्री पर लेके चलेंगे, और ग्रुप सी का फिर बाद में हम वीडियो रिलीज करेंगे, इसके 1-2 दिन में ही आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डॉट 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 उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। इस देखिए ये सवाल पहले भी करवा दिया आप लोगों को। दो ऑप्शन आपके सामने, एक मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। मतलब कौन जो है वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन को और है, मतलब लोहा है इसका है। तो आपका आंसर होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर, मैग्नेटाइट। तो ये रहा जियोग्राफी का, और इससे पहले पॉलिटिकल साइंस करवा दिए। अब शुरू करेंगे आप लोगों के लिए हिस्ट्री का। तो सबसे पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हिस्ट्री का। तो ये रहा मॉडल क्वेश्चन 2021 का, क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 है। मतलब इस साल जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड में फाइनल ईयर एग्जाम देंगे इंटर आर्ट्स के, और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए मॉडल सेट जो जारी किया हुआ जैक का, वो सेट 2 का आंसर है। इससे पहले भी मेरा सेट 1 का हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्व किया हुआ मेरा इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और ये है मॉडल सेट 2 का सेकेंड मॉडल सेट का हिस्ट्री है, और इसमें हम आप लोगों को खास करके जितना भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कृपया अपना पेन और कॉपी तैयार रखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री से मॉडल सेट 2 का हम आंसर बताने जा रहे हैं। टोटल टाइम है 3 घंटे और आपका फुल मार्क्स है 100। तो चलिए ग्रुप ए का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इसमें आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में आपको एक मार्क मिलेगा। मतलब 30 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 30 मार्क मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था कौन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, RS वेस्ट, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आंसर होगा RD बनर्जी। आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, RD बनर्जी। इसका फुल फॉर्म होगा रखलदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था, तो RD बनर्जी। चलिए सवाल नंबर 2, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। इससे पहले मॉडल सेट में भी यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर सवाल आए कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो उसका आंसर होगा कालीबंगा। लेकिन अगर हल के बारे में आएगा कि हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको आंसर करना होगा हड़प्पा। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर सवाल आए कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, खेत के साक्ष्य, तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। लेकिन अगर सवाल आए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, महाजनपद कितने थे? तो इसमें ऑप्शन है 17, 14, 18, 16। तो भारत में, प्राचीन भारत में जितने भी जिला था उनको अलग अलग महाजनपद में बांटा गया था, जिलों को ही महाजनपद कहा जाता था। तो टोटल कितने महाजनपद थे? तो इनमें ऑप्शन जितना है 17, 14, 18, 16, तो इसका राइट आंसर होगा 16। क्या होगा? 16। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। सांची स्थित है, सांची कहाँ पर स्थित है? भोपाल के निकट, इंदौर के निकट, दिल्ली के निकट या फिर आगरा के निकट? तो आपको राइट आंसर होगा आपका भोपाल के निकट। क्या होगा? भोपाल के निकट। चलिए अगला सवाल करते हैं। धम्म की भाषा क्या थी? धम्म की भाषा क्या थी? तो देखिए यहाँ पे आप लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी को आता है तो। देखिए धम्म की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है देवनागरी, प्राकृत, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। क्या होगा राइट आंसर? पाली। चलिए अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित था? तो आपको बता दें, इसमें जैसे कि ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। ये प्राचीन भारत में था लेकिन अभी के पाकिस्तान में आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। उसके बाद चलिए अगला करते हैं। धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त और पांड्या। तो आपको याद होगा सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। चलिए अगला है क्वेश्चन, चलते हैं 8 नंबर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपको पता होगा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला वहाँ से अपना ये तो उपदेश दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर, इसको जन्म के बारे में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, उसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी। इंग्लिश में आंसर सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 10 में कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? चीनी यात्री था फाहियान, वो भारत कब आया था? ठीक है, तो इसका आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, कुपासन काल, पाषाण काल, उसके बाद गुप्त काल या शक काल। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। क्या होगा? चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नैनार संत पूजा करते थे, नैनार संत पूजा करते थे किसका? शिव। इसमें 4 ऑप्शन है, शिव, विष्णु, इंद्र या लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होगा शिव। क्या होगा? शिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 4, कबीर, रामानंद, गुरु नानक या चैतन्य। तो आपका राइट आंसर होगा कबीर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, कबीर, गुरु नानक, रैदास या रामानंद। तो क्या आंसर होगा आप बता सकते हैं? यहाँ पे आंसर होगा मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। याद रखिएगा रैदास। अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स मेरा देख रहे हैं खास करके, वो लोग उसको कॉपी में नोट करें आंसर सबको। अकबर के वित्त मंत्री कौन था? अकबर, सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो 4 ऑप्शन है, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जजिया कर किस लिए लिया जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जजिया कर किस लिए लिया जाता था? तो इसका 4 ऑप्शन है आपका, जिम्मियों से, व्यापारियों से या बुद्धिजीवियों से या सैनिकों से। तो चलिए आपको इसका क्लियर कर देते हैं।
क्या हुआ, सम्राट अकबर ने ही जजिया कर को ख़त्म किया था। जजिया कर एक तरह का टैक्स होता था, जो एक धार्मिक टैक्स होता था, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं कि हिंदुओं से लिया जाता था कि कहाँ कहीं से। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें मतलब राइट आंसर कोई भी नहीं है। तो आपको इसका आंसर याद कर लीजिएगा कि जजिया कर जो है वो हिंदुओं से लिया जाता था, जो कि एक तरह का धार्मिक टैक्स होता था, जिसको सम्राट अकबर ने ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 16, अकबर की राजधानी कहाँ थी? ये भी थोड़ा डाउट वाला और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, सबसे पहले अकबर की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। उसके बाद दिल्ली से आ गया फतेहपुर सिकरी, फिर फतेहपुर सिकरी से लाहौर। तो इस तरह से 3 ऑप्शन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कंफ्यूज है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे कमेंट पर दे सकते हैं जिसको भी ये आंसर राइट आंसर पता होगा। लेकिन इसका इतना तो कंफर्म है कि इसका 3 आंसर आपका राइट है। उनमें से लाहौर मेरे ख्याल से सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो राजधानी थी अकबर की वो लाहौर थी। फिर भी आप लोग अपना कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट दे सकते हैं। और चलिए अगला देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन 4 है, 1600, 1605, 1610 या 1615। इसका राइट आंसर होगा 1600। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1600। उसके बाद अगला देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने, बिरसा मुंडा, नीलंबर पीतम्बर, सिद्ध कान्हू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्ध कान्हू। क्या होगा? सिद्धू कान्हू। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंबाला, मेरठ, लखनऊ, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। आपको याद रखना है कि 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ शहर से शुरू हुआ था। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मतलब बिहार के जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। क्या होगा? कुंवर सिंह। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, कुंवर सिंह, और नोट भी कर लीजिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, उसके बाद क्या है, आर.पी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है अंग्रेजों के ज़माने से हुई है, मतलब अंग्रेजों के राज से ही। तो ये यहाँ पे आपको याद करना होगा, जो कि पुणे से ठाणे तक चली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 1853, 1858, 1855 या 1856। तो इसका राइट आंसर होगा 1853। क्या होगा? 1853। क्वेश्चन नंबर 23, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपको पता है कि रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड भी हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के वर्ष में ही हुआ था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन है 1916, 1918, 1919 या 1921। तो आपको आंसर याद करना होगा 1919, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी वही साल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये तो सवाल इससे पहले भी सेट 1 में कर चुके हैं। विवेकानंद, आर.एन. टाइगर, उसके बाद है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपको पता होगा कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उसके मतलब एक घटना हुआ था, चौरा चौरी कांड घटना, जहाँ पे पुलिस वाले के साथ साथ जहाँ पे कई पुलिस वाले मार चुके थे, मतलब मर गया था। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि इसको असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाए, ताकि इस तरह की कोई हिंसा ना हो। तो महात्मा गांधी ने जो वापस लिया था वो कब लिया था? तो 1921, 1922, 1925 या 1928। तो आपको यह आंसर याद रखना होगा 1922 में। कब लिया था आंदोलन वापस? 1922 में। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, बी.एन.सी. दोनों। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो दोनों थे, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, बी.एन.सी. अगला सवाल देख लेते हैं 27 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा
क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं 1922, 1932, 1942 या 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 1942। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1942। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत का जो संविधान है उसका पिता किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका महात्मा गांधी जी का जन्म के बारे में आया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 1857, 1869, 1905 या 1919। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा 1869, 1869। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो ये तो सबको पता है कि भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसका 2 नंबर जो आंसर होगा वही राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आप लोगों को ग्रुप बी का भी सवाल इस वीडियो के माध्यम से करवा देते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसमें भी 10 सवाल है आपका, और 10 सवाल अगर आपको कर लीजिएगा तो आपको 10 नंबर जरूर मिलेगा, यानी 40 नंबर इस दोनों में सेक्शन से आपको मिल जाएगा, ग्रुप ई और ग्रुप बी में। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप बी में क्या है। तो 31 में है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध ... धर्म से है। किस धर्म से है? तो ऑप्शन है आपका बौद्ध और जैन। तो आंसर होगा जैन धर्म। क्या होगा आंसर? जैन धर्म आपका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कबीर का जन्म हुआ था कहाँ, कब? तो 1398 या 1399। तो आपका आंसर याद रखना होगा 1398। कब? 1398। उसके बाद अगला देख लेते हैं। रामानंद ... के गुरु थे, मतलब रामानंद जो थे वो किसके गुरु थे? तो आंसर इसका याद रखिएगा कबीर। क्या होगा? कबीर। खाली जगह में भर दीजिएगा कबीर। उसके बाद अगला देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम भारत का मुगल शासक जो था वो था बाबर। खाली जगह भर लीजिएगा बाबर। अगला सवाल देख लेते हैं। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह या तात्या टोपे? इससे पहले भी कर चुके हैं हम लोग। पीकी बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। सही जवाब। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो वाजिद अली शाह जो है वो अवध के नवाब थे, जिसको बाद में बंगाल लाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा अवध के नवाब थे। कहाँ के? वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका ऑप्शन है 1906 या 1936। तो इसका राइट आंसर होगा 1906। खाली जगह में भर लीजिएगा आप लोग 1906। अगला सवाल है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? मतलब कौन दिया था? तो गांधी, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला सवाल है। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है गुजरात में। दांडी कहाँ पे है? गुजरात में, जो कि दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। और लास्ट सवाल है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव का और खाली जगह का, कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो था 1939 से 1945 तक। तो इसका राइट आंसर होगा 1945। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हर तरह के अपडेट और मॉडल सेट आंसर, चाहे वो एजुकेशनल वीडियो, हर तरह के वीडियो इसमें आएंगे। और जो कि मैंने इस एक ही वीडियो में तीनों विषयों का उत्तर दिया है, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का हो, और चाहे भूगोल यानी ज्योग्राफी का हो, या फिर इतिहास हिस्ट्री का हो। तीनों का ही हमने बहुत मेहनत से बनाया है इस वीडियो को, और बहुत सारे मेहनत से इसको हम आंसर सब दिए हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, और अगर कोई किसी के जगह पर अगर आपको लगता है कि गलत है या फिर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे इसी तरह से अगर प्रेरणा मिलता रहे तो आप लोगों के लिए और इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का एक बार और तहे दिल से शुक्रिया। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अभी कोरोना की स्थिति के कारण एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किया हुआ है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम हो। तो अगर एग्ज़ाम होता है या नहीं होता वो बाद में, लेकिन पहले आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी पढ़ाई जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, वो तो सरकार कोरोना को देखते हुए लेगा फैसला जो भी है, लेकिन आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए, अभी भी पढ़िए। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।